हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ही हमारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारा बैच चल रहा है उसमें ये दूसरी वीडियो है, जो कि समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पहली वीडियो में शासकीय पत्र पर चर्चा की थी कि शासकीय पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा को जाना था, इसकी विशेषताएं, प्रारूप और उदाहरण हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में देखी थी। बहुत सारे लोगों के डाउट भी थे, तो उसको कमेंट के माध्यम से और एक डाउट सेशन वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को समझाया जा चुका है। आज हम इस सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, प्रारूप और उदाहरण, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्धशासकीय पत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर। तो जितने भी लेटर वगैरह हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी प्रशासनिक शब्दावली में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा को जान लेना है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि आपको लिखना कैसे है। एक बार मैं फिर से दोबारा चर्चा कर देता हूँ इस बात पर कि आप लोगों को पता होगा, जो आपको मेंस की कॉपी मिलेगी वो इस तरह से दोनों ओर से उसमें लाइन होंगी, और लाइन के इस साइड में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल इस अंदर वाले हिस्से में ही आपको लिखना है। तो इसका आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपको देखिए, जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्मेट में ही आप लिख कर आएंगे। तो देखिए, ये थोड़ा जो है सुंदर भी लगेगा और अच्छा दिखाई देगा वहाँ पर, जिससे कि एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके पास में कोई और भी अच्छा तरीका हो तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका अच्छा होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपसे पूछा गया कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसका लिखित प्रारूप बनाते हुए समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वहाँ पर परिभाषा हेडिंग डालने के बाद ब्लैक पेन से हेडिंग डालें और उसको ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स में बंद करने के बाद में फिर आप उसकी परिभाषा को यहाँ से आगे से लिखना शुरू करें। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जो शासकीय कार्य व्यवहारों में, देखिए शासन स्तर से संबंधित जो कार्य होते हैं या जो सरकारी कार्य होते हैं वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों या अशासकीय व्यक्तियों के मध्य, मतलब अधिकारी टू अधिकारी या फिर अधिकारी से किसी अशासकीय व्यक्ति, यानी कि जो सरकारी व्यक्ति नहीं है, उनके बीच व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर जब किसी भी शासकीय मामलों के लिए विचार विमर्श किया जाता है तब अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पे विचार विमर्श होता है उसकी जो विषय वस्तु होगी वो हमेशा शासकीय ही होगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो पत्र एक दूसरे के बीच लिखा जा रहा है उसको अर्धशासकीय पत्र कहेंगे, उसको अर्धशासकीय पत्र नहीं कहा जाएगा। वो पत्र जो है निजी पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। तो इसका जो उद्गम है, मतलब जहाँ से ये पत्र जारी होता है, वो सदैव किसी अधिकारी के स्तर से ही होता है, और इसका गंतव्य क्या होता है, अधिकारी या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति नहीं है वह व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कि उसका संबंध उस शासकीय कार्य से हो सकता है
जिसके लिए वो पत्र जारी किया गया है। पिछले जो वीडियो था शासकीय पत्र, उसमें हमने देखा था कि जो गंतव्य था और जो उद्गम था वो दोनों पद थे। पद से पद के लिए वो जारी किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता है शासकीय पत्र। आगे हम दोनों में अंतर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका उद्गम अधिकारी स्तर से होता है और जो गंतव्य है वो अधिकारी और व्यक्ति होता है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो अर्थशासकीय पत्र से संबंधित वो ये है कि जो इसका संचालन है वो हमेशा समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। मतलब सामान्यतः समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये वरिष्ठ से कनिष्ठ या फिर कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य भी इसका संचालन होता है, जैसे कि शासकीय पत्र का होता था। दूसरी चीज़, इसकी जो भाषा शैली है वो हमेशा मैत्रीय या आत्मीय भाव में लिखी जाती है। ठीक है, सम्मान सूचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें अपेक्षा, अनुरोध, सादर, कष्ट करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग शासकीय शब्द जो पत्र हमने पढ़ा था वहाँ पर नहीं किया जाता था। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः या अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या है कि मुझे आपसे ये कहना है, सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं, हम, मैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जबकि वहाँ पर हमने जो है अन्य पुरुष शैली पढ़ी थी शासकीय पत्र में, तो इसका ध्यान रखना है। प्रारूप पूर्णतः नियत व औपचारिक होता है, मतलब प्रारूप पहले से ही फिक्स होता है कि किस प्रारूप पर यह शासकीय पत्र लिखा जाता है। दूसरी चीज़, ये पत्र व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत होने की वजह से इस पत्र को हमेशा प्रेषिती ही खोलता है। प्रेषिती मतलब जिसको ये पत्र भेजा गया है वही इस पत्र को खोलता है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति को उस पत्र को खोलने का अधिकार नहीं होता है। प्रारंभ में प्रेषिती के लिए हम लोग जो है प्रिय श्री महोदय या महोदया, पुरुष है तो महोदय और महिला है तो महोदया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब पत्र समाप्त हो जाता है तो समापन में सादर, ससम्मान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होता है। तो देखिए, ये है अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप है। ये देखिए अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दाईं ओर, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अर्धशासकीय पत्रांक या फिर अर्धशासकीय पत्र संख्या। नीचे लिखा जाएगा विभाग का नाम, उसके बाद अनुभाग का नाम अगर कोई है तो, फिर स्थान और दिनांक। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट इसमें जो है कि ये जो यहाँ पर है इधर लास्ट में, ये बिल्कुल यहाँ पर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये अर्धशासकीय देखिए आगे लिखा हुआ है, विभाग थोड़ा पीछे को है, तो ये आगे पीछे यहाँ पर होगा तो ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। प्रयास करें आप यहाँ पर ये बराबर रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने अर्धशासकीय यहाँ से लिखा, यहाँ ये हो गया, विभाग ऐसे आ गया, ये दूसरा यहाँ आ गया, फिर ऐसा आ गया। ये ऐसा ना हो कि यहाँ बराबर कर दिया और यहाँ आगे पीछे रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है बराबर रहे। इस तरह से आपको अरेंज करके लिखना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहली चीज़। दूसरा, बीच में आप यहाँ पर इस तरह से यूँ गोल बनाकर और बीच में लिख देंगे मोहर। उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर होगी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में यूज किया जा रहा है तो बना भी सकते हैं। अगर आपके पास में समय नहीं है तो नहीं बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको गोल करने के लिए जब आप जाएं तो आपके पास में 1 रुपये का सिक्का होगा छोटा वाला, उसको यहाँ पर रखना और उससे गोल कर लेना। ठीक है, ये आसान तरीका है, वरना आप अपने स्तर से अगर आपको गोल करना आता है तो यहाँ पर गोल कर लें और बीच में लिख दें मोहर। आगे अब यहाँ पर लिखा जाएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र भेजता है, और नीचे लिखा जाएगा उसका पद, जो भी उसका पद होगा वो। प्रेषक का नाम के आगे नीचे कॉमा लगाया जाएगा और पद नाम के आगे पूर्ण विराम। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है, बिल्कुल भी उसको नहीं भूलना है, और जो अधिकतर आप लोगों को लोग शायद ना बताएं या किताबों में भी गलत लिखा हुआ होगा कि जो प्रेषक का नाम है वो हमेशा
इस साइड आपने जो ये लिखा है तो नीचे का जो दूसरी लाइन है ऊपर उसके बिल्कुल सामने से आना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप प्रेषक को यहाँ से लिखना शुरू कर दें अर्थशास्त्रीय पत्रांक के सामने, ऐसा नहीं करना है। नीचे से जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है आपका स्थान और दिनांक, इसके ऊपर से दूसरी लाइन होगी, मतलब अंतिम जो दूसरी लाइन है वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे प्रेषक का नाम, और उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर पद नाम, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए आप डालेंगे हेडिंग विषय। ये पूरा आपको लेटर एक ही पेन से लिखना है। यहाँ पर आप डालेंगे हेडिंग विषय, जहाँ पे आपने प्रेषक लिखा है उससे थोड़ा आगे करके थोड़ी जगह छोड़कर आप विषय लिखें, और विषय को आप जो डॉट 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 छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप प्रिय श्री महोदय। नेक्स्ट ये एक रटी रटाई लाइन है, इसको आप याद कर लें। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, अगर आपको वहाँ पर ना भी याद आए तो आप इसको पूरा भी डॉट 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 करके छोड़ के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लिख के ही आएँ, क्योंकि ये तो किस संदर्भ में लिखा है, किस तरह से लिखा जा रहा है, तो थोड़ी बहुत ये लाइन चेंज हो भी सकती है। आप लिखना चाहें तो याद रट लें इसको, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, बस फिर डॉट 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 बना के इस तरह से कर दें। नहीं याद आए तो पूरा यहाँ से भी ऐसे डॉट 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 बना के लिख सकते हैं। जब पत्र ख़त्म हो जाएगा तो बीच में यहाँ पर हम सादर, ससम्मान जैसे शब्द लिख सकते हैं। उनको लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। नेक्स्ट क्या होता है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर भवनिष्ठ, उसके बाद में लगाएंगे कॉमा, हस्ताक्षर, फिर लिख देंगे हम यहाँ पर नाम, और उसको ब्रैकेट में जरूर बंद किया जाएगा। अब नाम किसका लिखा जाएगा, यहाँ पर नाम लिखा जाएगा जो नाम यहाँ लिखा होगा, प्रेषक का जो नाम होगा वही नाम यहाँ पर आता है। इसके बाद जिस विषय से संबंधित हमने पत्र लिखा है उस विषय से संबंधित अगर आप कुछ और भी डॉक्यूमेंट या कोई लेटर वगैरह भेज रहे हैं और आपने वो इसमें संलग्न किया है तो उसको आप यहाँ पर संलग्न को लिख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विवरण लिख दिया जाएगा। अब जैसे कि संलग्नक अगर 3 हैं यहाँ पर तो 3 नंबर आएगा तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, 4 हैं तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा, 5 हैं तो यहाँ भी 5 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2 बता दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रेषिती का नाम। प्रेषिती कौन है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर उस प्रेषिती का नाम लिखा जाएगा पूरा, उनका जो भी पद नाम है वो लिखा जाएगा, और शासकीय पता, ठीक है। प्रेषिती का नाम लिख के कॉमा लगा देंगे, पद नाम के बाद कॉमा लगा देंगे, और शासकीय पता के बाद में पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पत्र का प्रारूप। अब आ जाइए अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण, हम उदाहरण पे बात कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण, अर्धशासकीय पत्रांक, पत्र संख्या यहाँ पे हमने डाल दी है 12 का 2024, ऐसे आप भी लिख सकते हैं 16 का 2024, 2023, जो भी आप इस तरह से मतलब पत्र संख्या कोई भी एक याद रख लें। लोक निर्माण विभाग, उसके नीचे हमने लिख दिया है अनुभाग 1, इसको थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए था 1, ठीक है, क्योंकि इधर हमें सटा के लिखना है। तो अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, कॉमा दिनांक 1 मई, उसके बाद में देखिए कॉमा और वर्ष, वर्ष से पहले कॉमा लगेगा, मतलब 1 मई लिखने के बाद में कॉमा, फिर 2024 2025 जो भी होगा वो लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि नीचे से जो ऊपर दूसरी लाइन होगी वहाँ से सीधे क्रम में लिखना है हमें प्रेषक का नाम जो लेटर भेज रहा है। तो यहाँ पर लेटर भेजा जा रहा है श्री का खा गा के द्वारा, वहाँ पर आपको रियल लेटर में किसी का भी नाम नहीं लिखना है, केवल इस तरह से लिखना है का खा गा आवासा, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, नाम नहीं लिखना है किसी का भी। फिर नीचे लिख देंगे हम उपसचिव, पद का नाम हमने लिख दिया और पूर्ण विराम। फिर देखिए विषय, विभाग में पंजीकृत श्रेणी के समस्त ठेकेदारों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु वार्ता बैठक कराए जाने के संदर्भ में। आप और भी छोटा विषय कर सकते हैं। देखिए जो इसमें मुख्य चीज़ होती है देखने वाली कि आपने ये कैसा लिखा है, ये कैसा लिखा है, ठीक है, ये कैसा लिखा है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये हो गया विषय। विषय में लिख दिया हमने वही प्रिय श्री महोदय। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है, यहाँ पे देखिए शब्द है आपसे निवेदन है कि आगामी माह की किसी उचित दिनांक को एक वार्ता बैठक आहूत की जाए जिसमें उपर्युक्त विषय पर विचार विमर्श किया जा सके। अब हमने एक दूसरा पैराग्राफ लिखा है,
तो दूसरा पैराग्राफ आपको वहीं से लिखना है जहाँ से आपने उपर्युक्त लिखा था, पहले पैराग्राफ में यहाँ से। तो उपर्युक्त के संदर्भ में वार्ता बैठक हेतु तिथि निर्धारित करके अवगत कराने का कष्ट करें। तो देखिए कष्ट करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग केवल और केवल अशासकीय पत्र में किया जाता है, शासकीय पत्रों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है सादर, ठीक है। देखिए प्रारूप में हमने जो है ससम्मान लिखा था, यहाँ पर भी सादर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने सादर लिखा है तो यहाँ पर ससम्मान भी लिख सकते हैं। फिर हमने भवनिष्ठ कौमा हस्ताक्षर, अब वहाँ पर जाके आपको हस्ताक्षर किसी भी प्रकार के नहीं करने हैं, हस्ताक्षर डॉट 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 बना के नाम लिख दिया जाएगा। काका का किसका नाम, जो प्रेषक है जिसने यहाँ पर पत्र भेजा है उनका नाम लिख दिया जाएगा। नीचे प्रेषिती का नाम, ये हमने लेटर भेजा है किसी श्री आवासा को, ठीक है, तो आवासा लिख देंगे। पद का नाम अनुसचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको अशासकीय पत्र का उदाहरण दिया जा रहा है आपको, इसको आप याद कर लें, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। कई बार सरकारी पत्र में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखें। इसी तरह से आप वहाँ पे लिख कर आएंगे तो अच्छा लगेगा, आंसर प्रभावी लगेगा, ठीक है। पूरा टेबल बना कर लिख कर आएँ, शासकीय पत्र और ये अशासकीय पत्र और दोनों में अंतर। उद्गम, इसका उद्गम आपको पता है पद से होता है, किसी पद से ही इसका उद्गम होगा, लेकिन इसका उद्गम किसी अधिकारी या फिर किसी व्यक्ति के स्तर से भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति से अधिकारी को, अधिकारी से किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। संचालन द्विआयामी होता है इसका, वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ, मतलब जूनियर टू सीनियर और सीनियर टू जूनियर भी ये भेजा जा सकता है। लेकिन जो इसका संचालन है वो सामान्यतः समकक्ष अधिकारियों के मध्य ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये भी वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ को भेजा जा सकता है। विषय वस्तु कैसी होगी, विषय वस्तु हमेशा शासकीय कार्यों से संबंधित ही होगी, ठीक। शासकीय प्रयोजन तथा औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति से जुड़ी जो भी पद से संबंधित कार्य हैं उनको पूरा करने से संबंधित ही विषय वस्तु होगी। ये भी सेम ही है, अशासकीय भी शासकीय प्रयोजन के लिए ध्यान आकर्षण कराना, विचार विमर्श करने के लिए बात करना, गोपनीय मामलों पर वार्ता से संबंधित ये पत्र होगा। भाषा शैली, औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग किया जाएगा, रूढ़ व अन्य पुरुष शैली में प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अन्य पुरुष शैली, ठीक है। मैं, हम, तुम, आपसे, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत भावों के लिए जगह नहीं होगी, मतलब व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के भाव उस लेटर में दिखाई ना दें। अनौपचारिक भाषा में और ये व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव में आत्मीय ढंग से लिखा जाता है उत्तम पुरुष शैली में, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत लिखा हुआ है, तो व्यक्तिगत का यहाँ पर मतलब है कि आपसे, मुझे ये कहना है, या इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्यक्तिगत बातें लिखी जाएंगी, जो बातें जो लिखी जाएंगी, जो चर्चा जो होगी वो हमेशा शासकीय कार्यों से संबंधित ही होगी। प्रेषिती, शासकीय पत्र के लिए पत्र को प्रेषिती कार्यालय का जो नियत अधिकारी है वो खोलेगा, ठीक है। जहाँ पर लेटर पहुँचा है तो वहाँ पर उस कार्यालय में एक अधिकारी होगा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई होगी उन लेटर को रिसीव करने की, तो वही खोलेगा। यहाँ पर क्या है, अशासकीय पत्र व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत होने की वजह से वही इसको लेटर को खोलेगा जिसको ये लेटर भेजा गया है। उस लेटर के अंदर जो नाम लिखा होगा या जिसको लेटर भेजा गया है वही व्यक्ति इस लेटर को खोलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं। इसका अर्थ होता है कि अधिकारीगण किसी भी शासकीय कार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उन शासकीय समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर है, इनको आप ऐसे ही इसी तरह से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, लिख लिख के रट लेना एक तरह से। अब देखिए शासकीय और शासकीय पत्रों में समानता, वैसे तो कभी ये प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए, तो इसको भी तैयार करके रखें कि दोनों में समानता क्या है। तो देखिए दोनों में समानता क्या है कि दोनों की विषय वस्तु हमेशा शासकीय प्रयोजनार्थ होती है, मतलब शासकीय कार्यों से संबंधित ही ये प्रयोग किए जाएंगे। दोनों के माध्यम से निर्णयों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम और तीव्र होती है। दोनों ही पत्र अभिलेखीय महत्व के होते हैं, मतलब रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य और सूचनाओं का अभाव होता है, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत बातें नहीं की जाती हैं। दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
दोनों के द्वारा इस शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। तो ये हमारा अशासकीय पत्र हो गया। दोनों ही शासकीय अशासकीय पत्रों के बीच में अंतर, समानताएं, अशासकीय पत्र का उदाहरण, प्रारूप, आज हमने इस पर चर्चा की। आज एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे वहाँ पर कि आपके समझ में नहीं आएगा किस तरह से हम इसको हैंडल करें। तो मैं प्रश्न भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, PCS 2021 में, PCS 2021 का मेंस का एग्ज़ाम था। उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, प्रश्न आसान है, लेकिन समस्या क्या है, जिस समय ये पेपर पूछा गया था तो उस समय इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल 1.5 पेज दिया गया था। मैं बताता हूँ ये आपको किस तरह से दिया गया था। इसको देखिए, करने के लिए 1 पेज ये साइड था, थोड़ा सा गलत हो गया ये। तो देखिए, 1 पेज तो था यहाँ पर इस साइड से, आगे दिया था 1 पेज और, केवल इतना, मतलब इतने में और इतने में लिखना था। 1.5 पेज दिया हुआ था। अब ये जो है बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात थी कि एक तो दोनों का प्रारूप कैसे बनाएं, क्योंकि प्रारूप बनाने के लिए ही पूरा 1 पेज चाहिए। 1 पेज पूरा यहाँ चाहिए और 1 पेज यहाँ चाहिए, 2 पेज। तो 2 पेज में तो प्रारूप ही आएगा दोनों का। अब सरकारी पत्र और अस्थायी पत्र में अंतर कहाँ लिखें, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या लिखें। ठीक है, तो आपको पता होने के बाद भी आप परेशान हो जाएंगे कि हम इसको कैसे लिखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको वहाँ पे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मेरे सामने ये समस्या आई थी। मैं इसके लिए पहले से तैयार नहीं था, ना ही इस तरह की प्रैक्टिस वहाँ पे की थी, लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में जिस तरह से सूझबूझ मेरे दिमाग में जो भी आई उसके हिसाब से मैंने किया। तो देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र की यहाँ पर परिभाषा लिखी। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र की पहले यहाँ पर जो है परिभाषा लिखी। परिभाषा लिखने के बाद में 2 या 3 इसकी लिखी विशेषताएं। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसमें पूछा है अंतर कैसा, अंतर। तो अंतर अर्ध सरकारी और सरकारी में जो अंतर थे कुछ, वो हमने यहाँ पे बता दिए, जितने भी यहाँ आ सकते थे 4-5 पॉइंट, वो पॉइंट बता दिए। अब यहाँ पे क्या किया, इस वाले पेज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, आधे पेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे प्रारूप पूछा गया था, केवल प्रारूप बनाना था। यहाँ पे मैं उदाहरण नहीं लिखना था, अगर उदाहरण लिखना होता तो ये नहीं आ पाता। यहाँ पे उस आधे पेज में भी हमने छोटा छोटा उसको लिखा कि पत्रांक, प्रेषक, सेवा में महोदय, ये सारी चीज़ें करने के बाद में यहाँ इस तरह से बनाया सरकारी पत्र का प्रारूप, और इधर ही बना दिया अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन 1.5 पेज में हो गया। तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी आ सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं और वो अचानक से हमारे सामने एग्ज़ाम में आती है। तो आपको तभी क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके पास में समय भी नहीं होगा सोचने के लिए कि मैं क्या करूं। दूसरी चीज़, अगर आपसे एक बार गलती होगी तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको मिटा के दोबारा से ठीक कर दें, वो गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले से बता रहा हूँ। जब भी आप पेपर वहाँ करने जाएँ तो क्वेश्चन देखते ही एकदम करना शुरू ना कर दें। सबसे पहले पेज पलट के देखें कि इसके लिए हमें कितने पेज दिए गए हैं, जितने पेज दिए गए हैं उसी के हिसाब से आंसर लिखने की प्लानिंग करें। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी थी। तो यही आज की क्लास है। इसको आप अशासकीय पत्र जो है आपको PDF के रूप में ग्रुप में और टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।